Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, students. So in our today's lecture, we are going to start our next chapter, which is related to manufacturing sector. ठीक है, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमी के अंदर जो सेकंड सेक्टर हमारे पास मौजूद होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री के अंदर वो सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा वर्क करता है और प्रोडक्टिव वर्क बेसिकली। लाइक जितने भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास आते हैं उन सबके ऊपर जो होता है उसकी वैल्यू एडिशन करना और प्रोडक्ट्स को जो होता है वो मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे हम चीज़ों को जो है वो खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी हमें तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसका जो रॉ मटेरियल है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। और डेफिनेटली रॉ फॉर्म के अंदर जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना हमें वैल्यू एडिशन के बाद जो होता है रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो अगर हम फ्रूट्स को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देते हैं तो एक तो उसको वो करना प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें इतने जो उसकी फंड्स हैं, पैसे हैं, वो इतने ज़्यादा जनरेट नहीं होते। लेकिन अगर वही आप उनको जूसेस में कन्वर्ट कर लेंगे या उनको ड्राई कर लेंगे या फिर आप उनके कोई पिकल्स बना लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें एक तो ऑटो प्रिजर्व भी हो जाती हैं, सेकेंडली उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है और फिर आपको उसके अमाउंट्स भी जो होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ को देख लें तो यहाँ पे सबसे बिलो जो आपके पास एग्रीकल्चर, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से मोस्टली आपको जो है वो रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री सारी कॉटन पर बेस करती है और कॉटन हमें कहाँ से मिलेगी? एग्रीकल्चर पे। से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? शुगर केन से। और शुगर केन कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली जो ये एग्रीकल्चर है ना, ये सबसे बॉटम लाइन के ऊपर आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर में ये जो फर्स्ट गैप लाइन है ना, अब ये जो गैप लाइन है दिस इज बेसिकली द फार्मर्स, ठीक है। यहाँ पर हम चाहते हैं एक्चुअली तो रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा उस पर प्रोसेसिंग हो सकेगी ना। सो इस वो जो कह रहे हैं यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो गैप है ना वो दैट इज रिलेटेड टू फार्मर्स। तो फार्मर्स वाला जो गैप है, दिस गैप कैन बी फिल्ड इजीली, हम इसको आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम ज़्यादा फार्मर्स को कह देंगे, मोटिवेट कर लेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस करें, रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट गैप है ना दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, मतलब जो फार्मर्स जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसको फर्दर प्रोडक्शन में लेकर आना, उससे फर्दर जो है प्रोसेसिंग करनी, ठीक है। अच्छा, अब जो जनरल चीज़ें हैं वो तो प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है, मतलब जनरली चीज़ें तो हमारे पास प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड थिंग आता है ना, ये वाला जो गैप है ये नहीं हम फिल कर पा रहे। ये वाला जो गैप है, ये वाला एरिया, दिस इज बेसिकली द रिसर्च। मतलब ये कि आपके पास रॉ मटेरियल में फूड आ जाता है, अब आप उसके ऊपर रिसर्च करें कि इसको किस तरीके से किस प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है कि आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेके आ सके और बेनिफिट लेके आ सके। और सेकंड, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको या वर्ल्ड वाइड उसको एक्सपोर्ट करना, दूसरे लोगों तक पहुँचाना, उसके एडवर्टीजमेंट करना, उसकी नाउ हाउ क्रिएट करना। तो ये वाला जो गैप है ना, जहाँ तक फार्मर्स चाहिए और हमें जो है वो प्रोडक्शन चाहिए, रॉ प्रोडक्शन चाहिए, ये गैप तो इजीली फिल हो जाएगा। यहाँ पर चलिए ठीक है, वो यहाँ से ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो प्रोडक्शन भी हम कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज कर ही लेंगे कर। लेकिन रिसर्च और प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जाना, दिस गैप कांट बी फिल्ड, इसके ऊपर हमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अब देखो ओवरऑल इकोनॉमी इज नॉट एफिशिएंट। पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो इतनी एफिशिएंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली किसी भी जो कंट्री की जो इंडस्ट्री होती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, वो कंट्री को या उसकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। वो कहते हैं प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय अवॉइडिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दिस इज बेसिकली इम्पोर्ट्स, ठीक है। जब आप उससे वैल्यू एडिशन करते हैं ना तो आपको बाइबली जो होती है ना, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो होता है ना वो कर लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं बाय अवॉइडिंग और ओके सॉरी, यहाँ पे बेसिकली देखो अगर हम सारे जो भी हम बना रहे हैं वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो फिर जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है वो क्या यूज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमें वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट्स को अवॉइड करते हैं। मतलब ये कि जब आपका कंट्री किसी भी चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मतलब उसके अंदर उसके पास अपनी जितनी प्रोडक्शन है वो काफ़ी होगी, तो फिर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे।
यहाँ पे कहते हैं इफ ट्रेड इनपुट, अगर आपके पास जो ट्रेड इनपुट है वो $2 का है, देन आउटपुट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन $2। डेफिनेटली आप एक चीज इनपुट इनपुट आपको आप लोग उसमें पढ़ भी होंगे, इनपुट वो होता है जो हम किसी प्रोडक्ट को देते हैं, आउटपुट होता है जो फिर वहां से उस प्रोसेस से हमें मिलती है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसका इनपुट अगर हमारा $2 का है फॉर एग्जाम्पल, तो जो आउटपुट है वो $2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका जो रिटर्न है वो आपके पास ज़्यादा आना चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली उसने जो टॉप 5 जो है ना वो मेजर टॉप 5 जो है ना हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही हैं। नंबर 1 पे आपके पास है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ जो आपको कह रहे हैं कि उसका मार्केट शेयर है इंडस्ट्री में वो 26.4% है। सेकेंड नंबर पे आता है फूड बेवरेजेस एंड टबैको। नंबर 3 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 4 पे फार्मास्यूटिकल्स हैं और नंबर 5 पे मिनरल्स। ये 5 बेसिकली मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं आपके पास एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेदर है, पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज भी हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और वो आपसे कह रहे हैं टोटल वेट ऑफ सच गुड्स टुवर्ड्स और विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑलमोस्ट 75%। ये जितनी इंडस्ट्रीज उसने बताई हैं, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं वो नियरली 75% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अब वो वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेगा। नंबर 1 जैसे टेक्सटाइल, तो आवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर इज अराउंड 10 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं वर्ल्ड हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हम लोग टेक्सटाइल के साथ ही उसको जो है वो करते हैं, फैब्रिक बना के एक्सपोर्ट कर लेना। तो ये एज यूजली हम आपके पास ओल्ड डाटा मौजूद है ड्यूरिंग 2009 to 10 वर्ल्ड टेक्सटाइल और वर्ल्ड क्लोथिंग, ठीक है। हमने टेक्सटाइल और क्लोथिंग में कितनी कितनी जो थी वो वर्ल्ड टेक्सटाइल में जो एक्सपोर्ट्स हो रही थी वो 211 की थी, और उसमें से जो पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 6.5, और जो पाकिस्तान की क्लोथिंग थी वो दैट वाज $3 बिलियन। तो यहाँ पे कहता है इन ओवरऑल ट्रेड इट्स शेयर इज मोर देन 45%, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड में जो पाकिस्तान का जो शेयर था वो अबाउट 45% था। And our exports are concentrated on textile, but the sector's uncertainty should be diversified. वो कहते हैं जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स की जो हमारे हम जितने कंट्री में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है टेक्सटाइल के ऊपर, लेकिन कहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है मतलब बेसिकली आप एक ही सेक्टर के ऊपर सारे का सारा रिलाई नहीं कर सकते, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब आपको बाकी सेक्टर्स की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि टेक्सटाइल के अंदर खुदा ना खास अगर हमारे पास कोई डाउनफॉल आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उन डाउनफॉल्स को लाइक से जैसे एक बार हमारे पास एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीवियर एनर्जी क्राइसिस आई, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पावर बैंक का जो कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। अब तो जाहिर सी बात है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने अपने पास पावर प्लांट खुद से लगा लिए हैं, लेकिन एक टाइम पे जब वो ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं करनी थी, तो वहाँ पर जब 8-8 घंटे की लोड शेडिंग रहती थी या कुछ भी होता था, ठीक है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपने सेटअप को क्लोज किया और बाहर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्टर्स की जो अनसर्टेनिटी है ना उसको डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। एक तो उसको आप प्रोटेक्ट करें, सेकेंडली उसको डाइवर्सिफाई कर लें, बाकी मतलब वो जो है डिवाइड कर लें, जो बाकी की जो वो है इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करें, ताकि अगर हमें कभी टेक्सटाइल की ज़रूरत डोमेस्टिकली पड़ती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो कंट्री बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस है या डेफिसिट्स हैं या लॉसेस हैं उसको बचाया जा सके, ठीक है। ये डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो आपको बताए हुए हैं। कॉटन एंड कॉटन टेक्सटाइल उसका क्या है, सिंथेटिक का क्या है, वूलन टेक्सटाइल का कितना है, टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी आ गई। वी हैव मेनली आउटपुट्स के अंदर हमारे पास क्या है, हॉजरी प्रोडक्ट्स होती हैं, रेडीमेड हमारे पास वो गारमेंट्स होते हैं, टॉवल्स होते हैं, हमारे पास कैनवस है, हमारे पास बेड वियर्स हैं, हमारे पास अदर मेकअप्स हैं, ठीक है। वो सारी जो भी इसकी वैल्यूज है वो यहाँ पर आपके पास गिवन है। सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ये आपने उसमें सेक्टर वाइज उसको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बता दी कि किसकी हम कितनी जो है वो एक्सपोर्ट करें, ठीक है। ये हमारे पास मेजर था। अदर इंडस्ट्रीज में आपसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम छोटे से स्केल के ऊपर ही इंडस्ट्री जो है वो लगा लेते हैं। उसके 2 क्राइटेरियाज हैं। 2 क्राइटेरियाज फॉर इंडस्ट्री आइडेंटिफिकेशन, हम किस तरह से कहेंगे कि ये स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तब होगी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 5 मिलियन। 5 मिलियन मीन्स मतलब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, देन 5 मिलियन इज इक्वल्स टू 50 लाख, ठीक है। तो अगर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर 5 लाख 50 लाख या उस तक या उससे कम की इन्वेस्टमेंट है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के ऊपर होती है, वो जो कि टाइम टू टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम 20 एम्प्लॉइज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर 20 से एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही जो है वो परसीव करते हैं। अगर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर हम कहते हैं ये एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है।
ओके, बट इफ द डीवैल्यूएशन इन द मनी इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। ओके, अच्छा यहाँ पर वो मनी की वैल्यू जो है वो डीवैल्यूएट हो रही है, प्लस कुछ वो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपको स्मैडा की वेबसाइट से मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन यार अगर आप ये वाली भी कर लेते हैं तो भी इनफ है, अगर आप उसको स्मैडा की वेबसाइट से सर्च कर लें फर्दर तो उसके लिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं एसएमईज को प्रमोट करने के लिए। स्मॉल स्केल, बेसिकली हमारे पास स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है ना, मतलब उसमें घरों के अंदर ही औरतें छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं, मेल्स कर लेते हैं। मतलब आप अपने छोटे छोटे से प्लांट्स स्टार्ट किए होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आप सोच रहे हैं कि मुझे बस पता नहीं इतने पैसे होंगे तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकूँगा। तो किसी भी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग सबसे पहले जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, मतलब वो उसको स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर, ठीक है। वहाँ से वही इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हुई लार्ज स्केल में कन्वर्ट होती जाती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सजेशन में ये कि पॉलिसीज़ बनाई जाए। नंबर वन, पॉलिसी किससे रिलेटेड? रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, मीडियम साइज और जो स्मॉल और मीडियम साइज की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाएं। इट लाइज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान्स को देगी, वाइल लैंडिंग डेवलपमेंट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लैंडिंग बेसिकली जाहिर सी बात है कि हम उन लोगों को पैसों की भी तो ज़रूरत होगी, ज़रूरी नहीं। हाँ ठीक है, एक पर्सन उसके पास बहुत अच्छा प्लान है लेकिन उसके पास अभी फंड्स नहीं है, तो जो लैंडिंग के लिए मतलब उनको लॉन्गिंग प्रोवाइड करनी है, उनको मनी लैंड करनी है, ठीक है, उसके लिए स्टेट मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोवाइड करेगी इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक को, स्टेट बैंक जो है फर्दर अपने सारे बैंक्स को जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए या जो उनके प्लान्स के लिए आप लोगों ने इतनी अमाउंट का लॉन्च है वो प्रोवाइड करना ही करना है, या एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनको टारगेट्स मिल जाते हैं। अब जब आपके पास टारगेट है कि आपके पास टोटल जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल कहता है जिसका 10 मिलियन आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देना है, तो फिर लोग ढूंढ ढूंढ कर भी लोगों को देते हैं कि हाँ जी भी आपके पास ज़मीन है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस पर काम कर सकें तो ये पैसे ले लें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना होता है। टारगेट अचीव अगर ना हो सके तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको पेनल्टीज देता है, ठीक है, उनको फाइन होते हैं उस चीज़ के लिए। सो नंबर वन पे कहते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ठीक है। जो स्मॉल एसएमईज़ की डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी, और उनको फंड्स कैसे प्रोवाइड करने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। नो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ के अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, इसी वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे, ठीक है। रिक्वायरमेंट और द फ्लो ऑफ फंड्स, वही वाली बात कि फ्लो ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे, कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके उसके ऊपर भी वर्क करना ज़रूरी है। क्वालिटी डेटा बेसिकली हमें चाहिए रिगार्डिंग फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कॉन्टीन्यूस इंटरवल ऑफ द टाइम, जब भी मतलब एक कॉन्टीन्यूस जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप दोबारा से अपनी फॉरेन मार्केट को सर्च करें कि इस टाइम मार्केट के अंदर कौन सी जो है वो आपके पास डिमांड मौजूद है, कौन सी प्रोडक्ट है जो आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए वो टी क्यू एम मीन्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, मतलब जब आप चाहते हैं क्वालिटी को मैनेज कर लें तो उसके लिए फिर हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टेटस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सॉरी स्टेटस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज का जो है स्टेटस भी क्लियर होना चाहिए। उसके 3 लेवल्स हैं। 3 लेवल्स में जो उसने आपको बताया हुआ नंबर वन, तो आपके पास नंबर यहाँ पे तो आगे फुल इंडस्ट्री बन जाती है ना। आप स्टार्ट कौन से करते हैं, एक सिंपल प्लांट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। प्लांट आप जब मतलब एक प्लांट आएगा, जैसे एक घर में हम सिलाई करना शुरू करते हैं, एक से एक मशीन है आपके पास, आप उससे सिलाई करना शुरू कर देते हैं, अच्छा वहाँ से प्रॉफिट होता है, आप एक दूसरी मशीन, तीसरी मशीन परचेज कर लेते हैं। आप एक छोटा सा रूम बना लें, आप 2-3 लोगों को वहाँ पे रख लें, मतलब जो सारे कपड़े सिलाई करेंगे तो वो एक फॉर्म सी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लार्जर प्लांट्स वगैरह लगा लें तो वही वाला फॉर्म आपका इंडस्ट्री में चला जाएगा। और इंडस्ट्री बेसिकली आपकी लाइन ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं वी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दीज 3 लेवल्स, हमें तीनों लेवल्स के ऊपर चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्लांट के रिलेटेड भी कि हाँ जी प्लांट का साइज कितना होगा, प्रोडक्शन कितनी होगी, फार्म कितने लेवल पे जाके वो प्लांट जो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किस लेवल पे जाके वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके देन अगर हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे लास्ट आपके पास है माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रीवियस स्टोन्स फ्रॉम डाउन द अर्थ। ज़मीन के नीचे से, मतलब ज़मीन को खोद कर के नीचे से हम माइनिंग करते हैं। लाइक बहुत सारी केव्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं, या फिर कोई आप उसे कह लें कि आपके पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आप उसको जो है हम माइन करते हैं, ठीक है। तो जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो 2.4% कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द जीडीपी शेयर, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं वी हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज बट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इज नॉट देयर। हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज हैं, अगर हम निकालना शुरू करें ना, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हमारे पास वही गैस है, ठीक है। हमारे पास सॉल्ट है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास धातें जो है ना वो मौजूद है। लेकिन कहते हैं वही रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो नहीं है। मैन पावर प्रोडक्टिविटी इज नॉट इन पाकिस्तान। जो एक मैन पावर की प्रोडक्टिविटी होती है कि हाँ जी किस तरह से माइनिंग करनी है, कैसे आपने प्रीशियस स्टोन्स को निकालना है, कैसे आपने उसको मार्केट करना है, कैसे आपने इंडस्ट्री डेवलप करनी है, वो सब चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। बट स्टिल जो इंडस्ट्री है वो 2.4% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है टूवर्ड्स द जीडीपी शेयर। तो मेजरली आपके पास कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सारी इंडस्ट्रीज के बाद जो जो इंपॉर्टेंट वन थी जिनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी वो भी हमने करनी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डेटा है उसको आप लोग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो आपके पास 2020 का एग्जिस्ट करेगा, उसके थ्रू आप इन फिगर्स को जो है अपडेट कर लेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, आप इसको देख लें, फिर इंशाल्लाह हम इसको कमिंग क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।